डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का रैपिड प्रिपरेशन कोर्स यूनिट 3 यानी कि मानव कल्याण में जीव विज्ञान से शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर। ये हमारा पूरे बायोलॉजी पर 11वां वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो को छोड़कर, और इस यूनिट के लिए हमारा तीसरा वीडियो है। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले प्रश्न पर विचार करते हैं। जन्मजात रोग की परिभाषा दें। तो जन्मजात जैसा शब्द से ही स्पष्ट है। जन्मजात का मतलब है कि जो व्यक्ति को जन्म से ही रोग प्राप्त हुआ है, यानी कि उसको अपने माता पिता से, पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, वैसे रोग को जन्मजात रोग कहते हैं। जन्मजात रोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। ये आनुवंशिक रोग हैं। ये जीन उत्परिवर्तन, गुणसूत्रों में गड़बड़ियां तथा पारिस्थितिक कारणों के कारण होता है। उदाहरण के लिए सिकल कोशिका एनीमिया, हीमोफीलिया, रंग वर्णांधता, ये सब जन्मजात रोग के उदाहरण हैं। ये जन्म से ही मौजूद होते हैं तथा उपापचयी दोष या दोषजनित शारीरिक परिवर्धन के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एड्स के 2 लक्षण बताइए। तो एड्स के 2 लक्षण हैं। पहला लक्षण है डायरिया का बना रहना एवं शरीर के भार यानी वजन में कमी होना। 1 महीने से अधिक तक हल्की बुखार, खांसी और बाद में तपेदिक रोग से ग्रसित हो जाना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है निकोटीन के क्या प्रभाव हैं। तो निकोटीन तंबाकू में पाया जाने वाला एक मादक एवं विषैला पदार्थ है। इसके सेवन से कई दुष्प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। इसके सेवन से नाक, कान, गला, फेफड़ा आदि में धीरे धीरे टार नामक हानिकारक पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे खांसी आने लगती है, गले में खराश उत्पन्न हो जाता है, रक्तचाप काफी बढ़ जाता है और आंत में कैंसर भी हो जाता है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो खाद्य उत्पादन या खाद्य उत्पाद को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में जो प्रयास किए जाते हैं तथा उसके फलस्वरूप उत्पाद में जो वृद्धि होती है, उसे हरित क्रांति कहते हैं। भारत में इस क्रांति का प्रारंभ 1960 में हुआ। हरित क्रांति को लाने में कई कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जैसे सिंचाई की उचित व्यवस्था, वैज्ञानिक विधि तथा दृष्टिकोण को कृषि के क्षेत्र में उपयोग में लाना, अच्छे तथा उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरकों का उपयोग, फसलों को खराब तथा नुकसान होने से बचाना। अगर आप संक्षेप में कहना चाहें कि हरित क्रांति क्या है, तो आप कह सकते हैं कि हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन में, खास करके गेहूं के उत्पादन में हुई आशातीत बढ़ोतरी को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है मियादी बुखार के कारण, कारक जीव और लक्षण को लिखें। मियादी बुखार साल्मोनेला टाइफी नामक
जीवाणु से संदूषित भोजन, पेय पदार्थ और अन्य जल ग्रहण करने से उत्पन्न होता है। इसको टाइफाइड के नाम से जाना जाता है। मियादी बुखार कहने पर आपको देर से समझ में आएगा, टाइफाइड कहेंगे जल्दी समझ में आएगा। यह एक साल्मोनेला नामक जीवाणु से होने वाला रोग है जो दूषित अन्न और जल के कारण होता है। इसका लक्षण है कि लगातार तेज बुखार होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री के बीच। भूख नहीं लगता है, पेट में दर्द होता है, कब्ज होता है, सर दर्द और कमजोरी भी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाएं। तो आपको केवल ये चित्र बनाना है। चित्र जो है आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। चित्र को बनाना बहुत आसान है। इसके विभिन्न भागों को हमने नामांकित भी कर दिया है। आप इस चित्र को देखकर इसी तरह का चित्र बनाने का अभ्यास करें। प्रसमान कोशिका से कैंसर कोशिका किस प्रकार भिन्न है? तो हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित होती है। कैंसर कोशिकाओं में ये नियामक क्रियाविधियां टूट जाती हैं। प्रसमान कोशिकाएं ऐसा गुण दर्शाती हैं जिससे संस्पर्श संदमन कहते हैं, और इसी गुण के कारण दूसरी कोशिकाओं से उनका संस्पर्श उनकी अनियंत्रित वृद्धि को संदमित करता है। ऐसा लगता है कि कैंसर कोशिकाओं में यह गुण खत्म हो गया है। इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रख कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती हैं, जिसे अर्ब्यूद या ट्यूमर हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षीकरण एवं टीकाकरण पर टिप्पणी लिखें। तो प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है। टीकाकरण में रोगजनक या निष्क्रियता, दुर्बलीकृत रोगजनक की प्रतिजनी प्रोटीनों को निर्मित शरीर में प्रवेश कराया जाता है और इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षियां वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनी कारकों को निष्प्रभावी बना देती है। टीका स्मृति बी और टी कोशिकाएं भी बनाते हैं जो परिवर्ती प्रभावन होने पर रोगजनक को जल्दी से पहचान लेती है और प्रतिरक्षियों के भारी उत्पादन से हमलावर को हरा देती है। अगर व्यक्ति किन्हीं ऐसे घातक रोगाणुओं से संक्रमणित होता है तो इसके लिए फौरन प्रतिरक्षियों की आवश्यकता होती है, जैसा कि टिटनेस में। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपको सामने नजर आ रहा है। एलर्जी किसे कहते हैं? इसकी पहचान कैसे की जाती है? इसको नियंत्रित करने वाली औषधियों के नाम लिखें। तो पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है एलर्जन कहलाते हैं। इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षियाँ आईजी प्रकार की होती हैं। एलर्जन के समान उदाहरण है धूल में चिचरी, पराग, प्राणी लघु शल्क इत्यादि। एलर्जी अनुक्रियाओं के लक्षणों में छींकना, पनीली आंखें, बहती नाक, सांस लेने में कठिनाई शामिल हैं। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। एलर्जी का कारण जानने के लिए रोगी को संभावित एलर्जनों की बहुत ही थोड़ी सी मात्रा टीके के द्वारा दी जाती है और प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है।
प्रतिहिस्टामिन, एड्रीनेलिन और स्टेरॉइडों जैसी औषधियों के प्रयोग से एलर्जी के लक्षण जल्दी घट जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हीमोफीलिया से आप क्या समझते हैं? हीमोफीलिया से ग्रस्त रोगियों में या तो केवल एक ही दोषी जीन होता है जो एक्स गुणसूत्र पर होता है, या उनमें दोनों ही दोषी जीन होते हैं जो XX गुणसूत्रों पर विद्यमान होते हैं। समान जीन से वे पदार्थ बनते हैं जिनके द्वारा रक्त का अस्कंदन नहीं होता है। परिणामतः एक बार रक्त का बहना शुरू हो जाने के बाद वह रुकता नहीं है। कहने का मतलब, आप अगर दूसरे शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर समझना चाहे तो हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी में उसके रक्त का थक्का बनने का गुण जो है बहुत ही कमजोर हो जाता है या नहीं के बराबर हो जाता है। किसी कारणवश अगर उस रोगी का रक्त स्राव होता है तो उसको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है और शरीर से अत्यधिक रक्त स्राव के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। वाइटल इंडेक्स क्या है, इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखें। तो जनन दर एवं मृत्यु दर के प्रतिशतता अनुपात को जैविक इंडेक्स या वाइटल इंडेक्स कहते हैं। इसे ज्ञात करने का सूत्र है VI बराबर N/M गुना 100, जहाँ N जनन दर है और M जो है वह मृत्यु दर है और VI वाइटल इंडेक्स है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पर टिप्पणी लिखें। यह आपका 12वां प्रश्न हुआ। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पर टिप्पणी लिखें। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एकल कोशिकीय समूह के कोलोन द्वारा तैयार किया जाता है जो एक ही प्रकार के एंटीजन के प्रति जिम्मेदार होता है, अतः इसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहते हैं। ऐसे एंटीबॉडीज को बनाने का तकनीक सर्वप्रथम जॉर्ज कोहलर एवं सीजर मिस्टेनी ने 1970 में प्रतिपादित किया था। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज खास एंटीजन के लिए अति विशिष्ट होता है जिसे आसानी से शरीर के बाहर संवर्धित किया जा सकता है। यह विभिन्न प्रकार के रोगों की पहचान के लिए अति लाभकारी होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से मिलते हैं। प्रश्न है, रोग का प्रसार कैसे होता है? रोगों में संक्रामक रोगों का ही प्रसार होता है। यह कई तरीके से होता है। पहला तरीका है सीधे संक्रामक रोगी से संपर्क द्वारा, जैसे दाद, खाज, खुजली। रोगाणुवाहक जैसे मच्छर, मक्खी आदि द्वारा, जैसे मलेरिया रोग। संक्रमित पेय और खाद्य पदार्थों के ग्रहण द्वारा, जैसे हाइजा। संक्रमित साधनों जैसे सुई, शरीर द्रव, रक्त सीरम आदि के शरीर द्रव से संबंध होने से, जैसे एड्स। यानी कि रोग कैसे फैलता है, एक रोगी से दूसरे रोगी में रोग कैसे पहुंचता है। बहुत आसान बात है कि जब आप किसी रोगी के संपर्क में आते हैं तो संक्रामक रोग आपको पकड़ सकता है। दूसरा, कुछ रोगों के वाहक होते हैं मक्खी, मच्छर, ये सब के माध्यम से रोग के कीटाणु जो है वह दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। संक्रमित पेय खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने से भी रोग होता है, जैसे हैजा है। संक्रमित साधनों जैसे सुई, शरीर द्रव, रक्त सीरम आदि के शरीर में द्रव से संबंध होने से, जैसे एड्स इत्यादि। रेबीज बीमारी के कारण, लक्षण तथा नियंत्रण के बारे में बताएं। तो रेबीज बीमारी का कारण है कि रेबीज जंतुओं जैसे बिल्ली, कुत्ता आदि जिसमें इस रोग के विषाणु उपस्थित रहते हैं उसके काटने से होता है। इसका लक्षण है हाइड्रोफोबिया यानी पानी से भय लगना।
निगलने में कठिनाई होना। रोकथाम है रेबीज जंतुओं का रेबीज विषाणु के विरुद्ध टीकाकरण। मलेरिया के कारण, लक्षण और उपचार बताएं। तो मलेरिया ज्वर मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम से उत्पन्न होता है। इसका लक्षण है कि कंपन के साथ बुखार, सिर दर्द और पेशियों में दर्द होता है। पीलिया का आकार बढ़ जाता है। रोगी को 48 घंटे के अंतराल पर तेज बुखार आता है। इसका उपचार है कि मलेरिया की सबसे पुरानी दवा क्विनोन है। आजकल बहुत से नए दवा निकल गए हैं जो डॉक्टर की सलाह से लिया जाता है। मच्छरों को कीटनाशक के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। इसके लिए समय समय पर छिड़काव जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। निमोनिया के कारण, लक्षण और उपचार बताएं। इसका रोगजनक का नाम पहले जानते हैं। डिप्लोकाकेस नामक बैक्टीरिया संक्रमण के कारण वायु द्वारा संचरित रोग है। संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बिंदुकों द्वारा संक्रमित ग्लास या बर्तन के प्रयोग से यह रोग फैलता है। संक्रमण के द्वारा वायु कोष्ठों में तरल पदार्थ का भर जाना, जिसे श्वास लेने में तकलीफ का होना, पंजरी चलन, छाती दर्द, सिर दर्द, ठिठुरन, होठ एवं हाथ के नाखून का रंग नीला हो जाना इस रोग के लक्षण है। उपचार है कि इसमें पेनिसिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन। रोकथाम और बचाव का उपाय है कि मरीज को अन्य मरीज परिजनों से अलग रखना, स्वच्छता बनाए रखना इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। अमीबता के कारण, लक्षण और उपचार बताएं। तो अमीबता का रोगजनक है एंटीमीबा हिस्टोलेटिका पुटी, जो शिष्ट में होता है। संक्रमण के कारण संक्रमित भोजन, जल और अन्न पदार्थ से होता है। लक्षण है कि परजीवी शरीर में साइटोलाइसिन नामक एंजाइम का स्राव करता है, जिससे रोगी के छोटी आंत के श्लेष्मा परत में छेद हो जाता है, जिससे पतला दस्त के साथ रक्त का भी स्वाद होता है। उपचार टेरामाइसिन, मेट्रोनेडाजोल, ओरियोमाइसिन, एंटीप्रोमाइसिन, ये सब दवाइयाँ इसमें काम करती हैं। रोकथाम और बचाव का उपाय है स्वच्छता, संक्रमित भोजन तथा पेय पदार्थों का सेवन वर्जित होता है। कैंसर के 2 लक्षणों को बताइए। तो कैंसर के 2 लक्षण है वजन में कमी और शरीर के किसी एक भाग में अत्यधिक वृद्धि। आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर विचार करते हैं। हैजा के कारण, लक्षण तथा नियंत्रण के उपाय बताइए। हैजा का कारण कॉलरी नामक जीवाणु है, जो दूषित खाद्य पदार्थ के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रोग उत्पन्न करता है। लक्षण है इसका, इससे रोगी को लगातार मल त्यागना पड़ता है। मल का रंग चावल के मार की तरह सफेद होता है। इसमें फैटा भी होता है। नियंत्रण, मल एवं फैटा को तुरंत साफ कर मिट्टी के नीचे दबा देना चाहिए। व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए। पानी उबालकर पीना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वर्णांता क्या है, इसके लक्षण लिखे। यह किस प्रकार का रोग है। तो वर्णांता आंखों की एक बीमारी है। इस रोग से ग्रसित रोगी लाल और हरा की पहचान नहीं कर पाते हैं। इस रोग से संबंधित जीन एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है और समान दृष्टि वाले एलील के समक्ष यह अप्रभावी होता है। यह एक मेंडलीय विकार है। एड्स फैलने के क्या कारण है। तो एड्स फैलने के कई कारण है, जिसमें से कुछ मुख्य कारण हम आपको बता देते हैं। प्रभावित व्यक्ति के साथ अगर किसी भी प्रकार का असुरक्षित यौन संबंध आप अपनाते हैं तो आपको एड्स होगा। संक्रमित व्यक्ति में प्रयोग किए गए इंजेक्शन के सुई के व्यवहार करते हैं तो उसे एड्स होगा। एड्स से संक्रमित व्यक्ति का रक्त स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में अगर मिलाया जाता है तो उसे एड्स होगा। संक्रमित गर्भवती महिला
से भ्रूण में जाकर गर्भस्थ शिशु को संक्रमित कर सकता है। यानी कि एड्स का प्रसार दो वस्तुओं से होता है। एक जो होता है वह बीज या जोनिस्राव से निकलने वाली वस्तु के माध्यम से और दूसरा ब्लड के माध्यम से। चाहे जैसे ये पदार्थ जो है रोगी व्यक्ति का स्वस्थ व्यक्ति में चले जाए, मान लीजिए कोई दाढ़ी बनवा रहा है एड्स का रोगी, उसका दाढ़ी कट गया और उसी छुरा और या ब्लेड से कोई स्वस्थ व्यक्ति दाढ़ी बनवाता है तो रक्त के संपर्क से भी एड्स के बढ़ने की खतरे हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मद्य निषेध से उत्पन्न होने वाले लक्षणों का उल्लेख करें अथवा शराब या अल्कोहल के दुष्परिणाम बताएं। तो इसका दुष्परिणाम यह है कि प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है, आंख के आंतरिक भाग के झिल्ली का संक्रमण होता है, हृदय की धड़कन में तेजी आती है, सीने में दर्द होता है। अंतर्जात प्रतिरक्षा पर प्रकाश डालें। तो यह खास तरह का प्रतिरक्षा उपाय है जो जीवों में जन्मजात होता है, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहता है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करने से हासिल होती है। ऐसे प्रमुख रोध हैं भौतिक रोध, कायिकी रोध, कोशिकीय रोध। ये तीन तरह के रोध होते हैं। भौतिक रोध में आपको त्वचा और म्यूकस झिल्ली का है, कायिकी रोध में पीतरस जठरस का है, कोशिकीय रोध में न्यूट्रोफिल्स या मोनोसाइट्स नामक श्वेतरक कणिका है। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी पालन और रेशम उत्पादन क्या है? जैसा नाम से स्पष्ट है, शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का रख रखाव और मधुमक्खियों को पालना मधुमक्खी पालन कहलाता है। रेशम उत्पादन तो रेशम के कीट का पालन, उनका जनन, प्रबंध एवं उसके जो कोकून होते हैं उससे धागा प्राप्त करना रेशम उत्पादन कहलाता है। 25वां प्रश्न है मधुमक्खी पालन के क्या फायदे हैं? तो मधुमक्खी पालन से हमें बहुत से फायदे हैं। इससे हमें शहद और मोम प्राप्त होता है और ये पॉलिनेशन में मदद करता है। शहद एक बहुत ही पौष्टिक आहार है। इसमें 17% जल, 78% शुगर और विटामिन ए, बी, सी तथा कुछ खनिज लवण होता है। इसके हनीकॉम्ब से मोम यानी वैक्स प्राप्त होता है। यह मोमबत्ती, साबुन, फेस क्रीम आदि बनाने में सहायक है। ये रहा 26वां प्रश्न, प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी के बीच अंतर बताएं। तो प्रतिजन एक बाह्य पदार्थ है जो शरीर में प्रतिरक्षी को पैदा करता है, जबकि प्रतिरक्षी एक अणु है जो जंतुओं के द्वारा बाह्य पदार्थों से लड़ने के लिए पैदा होता है। प्रतिजन जीवाणुओं के सतह पर पाए जाते हैं, जबकि प्रतिरक्षी प्लाज्मा कोशिका की सतह पर या शरीर के द्रव में पाया जाता है। प्रतिजन प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड हो सकता है, जबकि प्रतिरक्षी प्रोटीन का अणु होता है। प्रतिजन मददगार कोशिका तक पहुंचने एवं प्रतिरक्षक प्रतिक्रिया को शुरू करने हेतु प्रतिजन मैक्रोफाग से जुड़ता है, जबकि प्रतिरक्षी प्रतिजन से सीधे जुड़ता है ताकि इसे नष्ट किया जा सके। आगे बढ़ते हैं और ये 27वां प्रश्न आपको नजर आ रहा है। गेहूं के अति फलित विकसित प्रजातियों के दो उदाहरणों के द्वारा बताएं या धान और मक्का की उन्नत किस्मों का वर्णन करें। ये यानी कि गेहूं, धान और मक्का की उन्नत किस्मों का नाम बताना है। गेहूं की प्रोन्नत प्रजाति है सरबती सोनारा, जल्द पकने वाली प्रजाति है। लेरमा रोजो बौनी किस्म की होती है, गेरुआ रोग यानी रस्ट प्रतिरोधी होती है। सोनारा 64 देर से बुआई के लिए यह उपयुक्त है। धान की अगर उन्नत किस्म की बात करें, साबरमती जिसको BCS 55 भी कहा जाता है, 118 दिन में तैयार होने वाली बासमती किस्म है। जया 130 दिन में तैयार होने वाली किस्म है। मक्का की किस्म की बात करते हैं तो सोना, जवाहर, गंगा 5
अंबर, शक्ति आदि ये सब उन्नत किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर है। पशुपालन के क्या लाभ हैं? मानव कल्याण में पशुपालन की क्या भूमिका है? तो पशुपालन का मुख्य लाभ यह है कि इससे पोषक आहार की प्राप्ति जैसे दूध, अंडा, मांस, इस सब की प्राप्ति होती है। खाद और ईंधन की भी प्राप्ति होती है, यानी कि पशुओं का जो गोबर होता है, मल मूत्र होता है, उससे हम लोग बायोगैस भी बना सकते हैं, ईंधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। उसको खेतों में डालकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से उपयोगी वस्तुएं हैं, जैसे मोम है, मधु है, ऊन है, चमड़ा है। बहुत सी चीज़ों की प्राप्ति पशुपालन से होता है। ये रहा 29 नंबर क्वेश्चन। कुक्कुट पालन से आप क्या समझते हैं? तो मुर्गा फार्म में घरेलू मुर्गियों व तत्वों, तीतर आदि के देखभाल, उसका जनन क्रिया, लालन पालन, उसके उत्पादों जैसे मांस और अंडों के सफल प्रबंधन को ही मुर्गी फार्म प्रबंधन कहते हैं। इसकी सफलता के लिए फार्म के क्षेत्रफल के हिसाब से मुर्गियों की संख्या रखना, मुर्गियों को रोगों से बचाने के लिए टीके का प्रयोग करना, सांप, बिल्लियों, कुत्तों से बचाने की व्यवस्था करना, ठंड गर्मी से बचाव की व्यवस्था करना और पौष्टिक आहार की उपलब्धता, ये सब आवश्यक है। यानी कि ये मुर्गी पालन क्या है और इसके लिए किस तरह का प्रबंध होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर हुआ। कोई पूछे कि कुक्कुट पालन क्या है, तो मुर्गा, मुर्गी, तीतर, बटेर, इस सब के पालन पोषण, रख रखाव और उनसे उत्पाद प्राप्त करने की प्रक्रिया को कुक्कुट पालन के नाम से हम लोग जानते हैं। अंतः प्रजनन क्या है? आनुवंशिक रूप से समान जीवों के बीच जब प्रजनन होता है तो उसे अंतः प्रजनन कहते हैं। अंतः प्रजनन के कारण आबादी में अच्छे जीव की बढ़ोतरी होती है तथा अयोग्य जीन्स की छटनी होती है। अंतः प्रजनन हमारे हाइलाइट्स वाले वीडियो में भी हम उसको थोड़ा इससे भी डिटेल में आपको समझाए हैं, इसलिए यहाँ पर हमने इसको शॉर्टकट बताया है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 31 बीओडी तथा सीओडी क्या है? तो ये देखिए, बीओडी का मतलब हुआ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और सीओडी का मतलब हुआ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो कार्बनिक अवशिष्ट की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग बढ़ता है। तो जल में घुल गई ऑक्सीजन से डिमांडेड ऑक्सीजन यानी डीओ की मात्रा घटती है। जैसे रासायनिक ऑक्सीजन मांग ऑक्सीजन मापक है, इससे जल में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की दर का पता चलता है। जहाँ उच्च बीओडी है वहाँ डीओ निम्न होगा। रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जिसको सीओडी कहते हैं, यह जल में प्रदूषण के भार का मापक है। जल में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा के बराबर होता है। यानी कि आप आसान शब्दों में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो है शॉर्ट फॉर्म है और इससे जल में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की दर का पता चलता है। जहाँ उच्च बीओडी होता है वहाँ डीओ जो होता है निम्न होता है। रासायनिक ऑक्सीजन मांग यह जल में प्रदूषण के भार का मापक है। जल में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। इस लेक्चर को देखने के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। आप अगर इसे पसंद किए हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई शिकायत हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमारे वेबसाइट पर भी आ सकते हैं या कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी कुछ कह सकते हैं। और हम पिछले वीडियो में जीव विज्ञान के
बाकी यूनिट्स को पढ़ा चुके हैं। प्रत्येक यूनिट में आपको 4 वीडियो मिलेगा। इस यूनिट का यह तीसरा वीडियो था। चौथा वीडियो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन पर होगा। इसके बाद 2 और यूनिट बचते हैं। उन 2 यूनिट में 4-4 वीडियो होंगे जो बहुत जल्द अपलोड किए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।